11वीं सदी, जब इंडिया अपनी समृद्धि के शिखर पर था, तभी दूर अफगानिस्तान से एक शासक की नज़र इस दौलत पर पड़ी। उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो जानता था कि इंडिया के मंदिरों में असीम संपत्ति छिपी हुई है, सोना, रत्न और अनगिनत खजाने। और सबसे आसान निशाना थे वो स्थान जहां ये सब एक जगह इकट्ठा था। और फिर शुरू हुआ हमला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। महमूद ऑफ गजनी लगातार भारत आता रहा, हर बार लूटता रहा और हर बार यहाँ की दौलत को अपने साथ ले जाता रहा। धीरे धीरे इस देश का खजाना खाली होने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर थी जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अपार संपत्ति का केंद्र था, सोमनाथ टेम्पल। 1025 ईस्वी महमूद ऑफ गजनी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। मंदिर के बाहर हजारों लोग खड़े थे, अपने विश्वास और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध, लेकिन ताकत का संतुलन बराबर नहीं था और अंत में मंदिर टूट गया। जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक ऐसी लूट थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। सोना, रत्न, कीमती वस्तुएं इतनी मात्रा में कि उन्हें ले जाने के लिए सैकड़ों ऊंटों की जरूरत पड़ी। महमूद ऑफ गजनी सब कुछ अपने साथ ले गया और पीछे रह गया एक टूटा हुआ मंदिर और एक ऐसा घाव जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि लोगों के मन में था। ये सिर्फ संपत्ति की हानि नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। पहली बार भारत ने महसूस किया कि उसकी समृद्धि ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और सबसे खतरनाक बात, ये तो बस शुरुआत थी। अब दुनिया को पता चल चुका था कि यहाँ एक ऐसा खजाना है जिसे बार बार लूटा जा सकता है। महमूद ऑफ गजनी चला गया, लेकिन वो एक रास्ता छोड़ गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर अब और भी लोग चलने वाले थे। कुछ साल बाद एक और नाम उभरा जो सिर्फ लूटने नहीं आया था, वो आया था यहाँ राज करने। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। 1191 मोहम्मद गौरी का सामना हुआ भारत के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान से। पहली लड़ाई, और इस बार भारत ने जीत हासिल की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1192 मोहम्मद गौरी फिर लौटा और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया। रणनीति बदली, सेना बदली और किस्मत भी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और यहीं से इतिहास ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ लूट नहीं थी, अब ये था कब्जा। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपनी सत्ता की नींव रख दी और अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति को यहाँ का शासक बना दिया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का दौर, एक ऐसा समय जब अब विदेशी शासक भारत पर राज कर रहे थे। अब लूट छुपकर नहीं होती थी, अब ये होती थी व्यवस्था के नाम पर। किसानों पर भारी कर लगाए गए, स्थानीय उद्योगों को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। भारत का कच्चा माल सस्ते में लिया गया और तैयार माल महंगे दामों में वापस बेचा गया। धीरे धीरे भारत की दौलत सीधे इंग्लैंड जाने लगी। जो देश कभी दुनिया को अमीर बनाता था, अब खुद गरीब होने लगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। सोने की चिड़िया अब अपने ही पंख खोने लगी थी। लेकिन क्या ये अंत था या अभी भी बाकी थी? अब इंडिया एक लंबे सफर से गुजर चुका था, समृद्धि से लूट तक, और अब लूट से गिरावट तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, वो बन चुकी थी पूरे भारत की असली ताकत। धीरे धीरे हर राज्य, हर शहर उनके नियंत्रण में आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पर। भारत की असली ताकत थी उसका स्थानीय उद्योग, कपड़ा, हस्तकला, कारीगरी। लेकिन उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। भारत के बुनकर जो कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े बनाते थे, अब बेरोजगार हो रहे थे। किसानों पर भारी कर लगाए गए, फसल खराब हो जाए तब भी कर देना पड़ता था, और अगर कोई नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। ये अब सिर्फ शासन नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो भारत को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। और फिर आए अकाल। लाखों लोग भूख से मरने लगे, लेकिन अनाज फिर भी बाहर भेजा जाता रहा,
क्योंकि अब इंडिया अपने ही लोगों के लिए नहीं रहा था। एक समय था जब यहाँ सोना बहता था और अब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। सोने की चिड़िया अब घायल हो चुकी थी। लेकिन इतिहास यही खत्म नहीं होता। हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है और भारत में भी वो रोशनी अब दिखाई देने लगी थी। लोग अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ लूट नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी आज़ादी सब कुछ छीन रही है। और फिर शुरू हुई एक नई लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी। ये लड़ाई थी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी पहचान के लिए और सोने की चिड़िया को फिर से उड़ाने के लिए। लंबे समय तक लूट, शोषण और दर्द सहने के बाद अब भारत जाग चुका था। लोग समझ चुके थे कि अगर अब भी नहीं उठे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर इस देश को मिले कुछ ऐसे नेता जिन्होंने डर को तोड़ दिया। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगत सिंह, जिन्होंने अपने बलिदान से एक नई आग जलाई। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने लोगों के दिलों में आज़ादी की लौ जगा दी। ये लड़ाई आसान नहीं थी। सालों तक लाखों लोगों ने संघर्ष किया। कई लोग जेल गए, कई लोगों ने अपनी जान दी। लेकिन इस बार अब भारत रुकने वाला नहीं था। और फिर 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हो गया। सालों की गुलामी के बाद इस देश ने फिर से सांस ली। लेकिन आज़ादी के बाद भारत वैसा नहीं था जैसा वो कभी हुआ करता था। वो सोने की चिड़िया जिसके पास अपार दौलत थी, अब फिर से खुद को बनाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे भारत ने फिर से उठना शुरू किया। नई सोच, नई ताकत और एक नया सपना। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या सोने की चिड़िया सिर्फ सोने से बनती है या उसकी असली ताकत उसके लोगों में होती है? शायद सोने की चिड़िया कभी मरी ही नहीं थी, वो बस कुछ समय के लिए घायल हो गई थी और आज वो फिर से उड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक देश की असली दौलत उसका सोना नहीं, उसके लोग होते हैं।